चलिए, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता किस आर्टिकल्स में आपको देखने को मिलता है? आर्टिकल 16। 16। बिल्कुल ठीक है। देखें, अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी, इसकी बात करता है। किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन किसके आधार पर? देखिए, केवल शब्द जुड़े हुआ है, ठीक है। धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म का स्थान या निवास के स्थान के आधार पर राज्य किसी भी रोजगार एवं कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं ठहराएगा किसी भी व्यक्ति को, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। तो लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता के साधारण नियम के 4 अपवाद देखने को मिलते हैं। जहां पे आप एक तरफ बात करते हो समानता के अधिकार की बात करते हो, तो लोक नियोजन में आप सभी को समानता दोगे। तो धर्म हो गया, वंश हो गया, जाति हो गया, लिंग हो गया, सबसे प्रमुख बात जन्म स्थान पे। लेकिन इसमें 4 प्रकार के अपवाद भी है। इसलिए हम कह सकते हैं ये जो आर्टिकल जो आप देखते हो लोक नियोजन के बारे में, जो आर्टिकल जो देखते हो, ये आपका सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है, ठीक है। कैसे निरपेक्ष है? तो संसद किसी भी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है, जैसा कि सार्वजनिक रोजगार जिसमें निवास की जरूरत हो, ठीक है। अधिनियम 1957 में कुछ वर्ष बाद 1974 में समाप्त हो गया, ठीक है। इस समय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का किसी अन्य राज्य में यह व्यवस्था नहीं है। तो संसद किसी भी रोजगार के लिए, ठीक है, निवास की शर्त आरोपित कर सकता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। जिसमें सार्वजनिक रोजगार जिसमें निवास की जरूरत हो, अधिनियम आया था 1957, कुछ वर्ष के बाद 1974 में समाप्त हो गया। इस समय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अतिरिक्त कहीं भी ये व्यवस्था नहीं है। मतलब अगर आप किसी भी फॉर्म को भरेंगे तो वहां पे रोजगार के लिए, ठीक है, निवास की शर्तें अनिवार्य होती है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश के किसी फॉर्म को अगर भरे, तो आप वहां पे कैटेगरी में नहीं आएंगे, ठीक है। आप वहां पे क्या है, तो जनरल के अंतर्गत आप कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, राज्य नियुक्ति का आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है या किसी पद पे पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिनका राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं हो। तो यहाँ पे राज्य जो है से नियुक्तियां जो करेगी उसमें आरक्षण का व्यवस्था भी कर सकती है। अभी किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिसका राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं हो, ठीक है। विधि के तहत किसी संस्था या इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी की धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। तो विधि के तहत किसी संस्था या फिर इसके कर्मचारी, कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी की धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मतलब कोई धार्मिक संस्था है, ठीक है, चाहे एजुकेशन से हो चाहे किसी से भी हो, तो उसमें जो लोग जो आएंगे वो किसी दूसरे धर्म के नहीं हो सकते हैं, उसी धर्म से संबंधित होंगे। या फिर राम मंदिर न्यास परिषद में, ठीक है, मान लीजिए किसी भी तरह का कोई वैकेंसी निकलता है तो राम मंदिर न्यास परिषद ये कह सकता है कि भाई साहब अपने धर्म के लोग को लेंगे, ठीक है। इसमें ये नहीं माना जाएगा सर धर्म के आधार पे, ठीक है, उल्लंघन हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो मतलब किसी भी व्यक्ति से धर्म के आधार पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहां पे किया जाएगा, ये उल्लंघन नहीं होगा। चौथा क्या है, सरकार अधिकृत है कि वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हित में नियुक्तियों के लिए अथवा पदों पर 10% आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। ये 10% आरक्षण पहले से जारी आरक्षण के अतिरिक्त होगा। इस उद्देश्य के लिए सरकार पारिवारिक आय तथा आर्थिक प्रतिकूलताओं के अन्य संकेतकों के आधार पर समय समय पर ऐसे अधिकार के रूप में कमजोर वर्गों को अधिसूचित करती रहेगी। तो ये हाल फिलहाल में ये आया था, ठीक है। तो ये 4 जो है आपको अपवाद देखने को मिलते हैं, ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे ओबीसी के लिए, ठीक है, पिछड़ा वर्ग के लिए कमीशन बनी थी। सबसे पहले आपको 2 तरह के कमीशन में, एक काका कालेकर थी या उसके बाद मंडल आयोग बना था, ठीक है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिनको बीपी मंडल के नाम से भी जानते हैं। 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन संसद सदस्य बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया। अनुच्छेद 340 के तहत संविधान पिछड़े वर्ग के लोगों को शैक्षणिक एवं सामाजिक, ठीक है, शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति की जांच करते उनकी उन्नति के लिए सुझाव प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी थी। मतलब कब बना था? 1980 बना 1979 था। में बना था, 80 में अपना रिपोर्ट दिया, ठीक है। 3743 जातियों की पहचान को सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी थी। जनसंख्या में उनका हिस्सा करीब 52% था, जिसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति शामिल नहीं है। मतलब केवल ओबीसी की मतलब जनसंख्या की बात करेंगे तो उस समय उसकी उनके अनुसार से 52% हिस्सा था, जिनमें 3743 जातियों को शामिल किया गया। पता होना चाहिए इसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति नहीं शामिल थी। इसी को आधार बनाते हुए अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए, ठीक है, सरकारी नौकरियों में, ठीक, केंद्रीय सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण की सिफारिश की गई, ठीक है। इस तरह महत्वपूर्ण आरक्षण अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों का, ठीक है, 50% हो गया। कितना हो गया? 50% हो गया। ये 27% बीपी मंडल ने जो 27%, सॉरी, बीपी मंडल ने 27% आरक्षण की जो बात जो कही थी उसको लागू करने का काम जो करता है वो आगे चल के
ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने करता है, मतलब 79 में आयोग बना, 80 में रिपोर्ट दिया, 1990 में 27% आरक्षण ओबीसी को मिलता है। ओबीसी ने 1990 में बीपी सिंह की सरकार ने सरकारी सेवा में अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण की घोषणा की। दोबारा 1991 में नरसिंह राव सरकार ने दो परिवर्तन प्रस्तुत किए। 27% पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों को प्रमुखता जैसे आर्थिक आधार पर आरक्षण, और 10% का अतिरिक्त आरक्षण गरीबों के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग। देखिए पहले 10% बाबा ऑलरेडी पहले ठीक है हो चुका था 1991 में, लेकिन पास नहीं हुआ था। तो विशेष रूप से उच्च जातियों के आर्थिक रूप से कमजोरियों के लिए भी व्यवस्था की गई। उसके प्रसिद्ध मंडल के 1992 में अनुच्छेद 16(4) के विस्तार, ठीक है ध्यान रखिए, आर्टिकल ध्यान में रखिएगा, 16(4) के विस्तार पे एक व्यवस्था पिछड़े वर्ग के पक्ष में जिसमें रोजगार आरक्षण की व्यवस्था की गई, उसका परीक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया। यद्यपि सरकार ने उच्च जातियों की खास करके 10% आरक्षण की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1991 में जो रखा गया था नरसिंह राव के द्वारा 10% आरक्षण देने की बात, उसको सरकार के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। फिर भी अन्य पिछड़े वर्गों के कुछ शर्तों के साथ 27% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बनाए रखा गया। 10% देने की बात किया गया था ना, इसको अस्वीकार कर दिया गया। आर्थिक रूप से जो दिया गया था स्वर्ण को, उच्च जाति के लोगों को, उसको संविधान के द्वारा क्या कर दिया गया, नहीं माना गया कोर्ट के द्वारा। बाकी 27% जो आरक्षण का संवैधानिक वैधता को बनाए रखा गया। अन्य पिछड़े वर्गों के क्रीमी लेयर से संबंधित लोगों का आरक्षण की सुविधा को बाहर रखा जाना चाहिए। अब यहाँ तो ओबीसी के अंतर्गत क्रीमी लेयर था, एक नॉन क्रीमी लेयर था। तो जो क्रीमी लेयर जो था उनको मतलब आरक्षण की सुविधा से बाहर रखा गया, कोर्ट ने कहा। पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं, ठीक है, प्रोन्नति में कोई भी आरक्षण नहीं। आरक्षण की व्यवस्था केवल शुरुआती नियुक्ति के समय होनी चाहिए, ठीक है, बाद में नहीं होगा। प्रोन्नति के लिए कोई खास आरक्षण केवल 5 वर्ष तक लागू रह सकता है, 1997 तक। केवल कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर कुल आरक्षण कोटा 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी कहा गया कि आरक्षण की सीमा मतलब कितनी होना चाहिए, 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। यह नियम प्रत्येक वर्ष लागू होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे ले जाने का नियम, जिसको कैरी फॉरवर्ड नियम कहते हैं, रिक्त पदों की बैकलॉग को के लिए वैध रहेगा, जिसमें 50% सिद्धांत उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मतलब 50% आरक्षण रहेगा, 50% सभी के लिए रहेगा। ठीक है, इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में अति जोर का, ठीक है, ओवर इंक्लूशन या न्यून जोर के परीक्षण के लिए एक अस्थायी गैर विधायी इकाई होनी चाहिए। अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में अति जोर या न्यून जोर के परीक्षण के लिए एक अस्थायी गैर विधायी इकाई होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय की उपयुक्त व्यवस्था के बाद सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए। सरकार ने क्या क्या कदम उठाए इसको लेकर? तो अन्य पिछड़े वर्गों को क्रीमी लेयर की पहचान के लिए रामनंदन समिति का गठन किया। इसे 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, तो मैंने बोला ना ओबीसी को 2 कैटेगरी में बांट दिया था, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर को आरक्षण में रखा गया, ठीक है, क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर किया गया। इसके लिए जो समिति बना 1993 में, जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, नंदन समिति, रामनंदन समिति। अगर पूछेगा रामनंदन समिति का संबंध किससे, तो पिछड़े वर्गों के क्रीमी लेयर की पहचान के लिए रामनंदन समिति बनी थी। ठीक है, ध्यान में रखना है। क्या बनी थी? रामनंदन समिति की बात करेंगे, किसके लिए बनी थी? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉन क्रीमी लेयर के लिए बनी थी। ठीक है, नहीं क्रीमी लेयर के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के नहीं, क्रीमी लेयर की पहचान के लिए। ठीक है, कब रिपोर्ट दी? 1993 में अपनी रिपोर्ट दी। संसद के अधिनियम के द्वारा 1993 में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। तो ध्यान में, पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग कब बनाया गया? 1993 में बना। क्या ये वैधानिक आयोग है कि एक संवैधानिक आयोग बन गया है? ये संवैधानिक आयोग है, वैधानिक है। पहले वैधानिक, लेकिन अब ये संवैधानिक बन चुका है। ठीक है, ये नौकरी आरक्षण के उद्देश्य के सूची के नाम जोड़ने में निकालने पर विचार करता है। नौकरी में आरक्षण के लिए नागरिकों के किसी वर्ग के पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल होने के योग्य, सूची में शामिल नहीं होने के योग्य के बावजूद शामिल तथा सूची से बाहर, ठीक है, असामिष्ट होने के संबंधित शिकायतों की जांच के लिए इसे अधिशेष प्राप्त है। बाद में 102वां संविधान संशोधन करके, ठीक है, 2018 के द्वारा आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। ठीक है, कब इनको दर्जा दे दिया गया? तो 2018 में इनको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। ठीक है, गठन कब किया था? 1993 में। उस समय इनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, लेकिन ओबीसी आयोग को 102वां संविधान संशोधन 2018 में करके इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। और संविधान में किस आर्टिकल्स को जोड़ा गया इसको संवैधानिक दर्जा देते हुए? 338 का बी। बिल्कुल, 338 का बी जोड़ा गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सर्वोन्नति के
पदोन्नति, हाँ, पदोन्नति के आरक्षण को समाप्त करने के मामले में 77वें संशोधन अधिनियम 1995 में पास कराया गया। इसने अनुच्छेद 16 में कई व्यवस्था जोड़ी। इसके तहत राज्यों को शक्ति प्रदान की गई कि राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में राज्य के अंतर्गत सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति को पदोन्नति में, ठीक है, आरक्षण दिया जा सकता है। 2001 का 50वां संशोधन अधिनियम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सरकारी सेवकों हेतु आरक्षण के नियम के तहत, ठीक है, पदोन्नति के मामले में परिणाम प्रतिष्ठा की व्यवस्था रखा गया। ठीक है, प्रतिष्ठा मतलब जो सबसे वरिष्ठ होंगे उनको पहले पदोन्नति मिलेगी। ठीक है, इसे पूर्वगामी जून 1995 से प्रभावी किया गया। ठीक, 1955 से प्रभावी किया गया, मतलब 1955 से जो लोग ज्वाइन किए थे ना, वहां से मतलब ध्यान में रखते हुए इसको मतलब किया गया। ठीक है, बैकलॉग की स्थिति के संबंध में निर्णय को 21वें संविधान संशोधन 2000 के तहत रद्द किया गया। इसने अनुच्छेद 16 में एक और व्यवस्था को जोड़ा। इसे राज्य के रिक्त आरक्षित पदों के अनुवर्ती वर्ष या फिर वर्षों में भरने के लिए शक्तिशाली बनाया गया। इस तरह का आरक्षित वर्ग को उस वर्ग के जिसमें भर्तियां हुई है साथ नहीं जोड़ा जाएगा, ताकि आरक्षण की 50% की सीमा का पालन किया जाएगा। संक्षेप में इसने बैकलॉग रिक्तियां के आरक्षण की 50% सीमा को भी मतलब क्या क्या समाप्त कर दिया गया। तो बहुत सारे चीज आता है, लेकिन सबसे पहले जो दिक्कत जो निकल कर 1994 में आता है, क्या होता है, तो यहाँ पे 76वां सब, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 76वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994 ने तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम 1994 की सूची में न्यायिक समीक्षा के तहत 69% आरक्षण को 50% का स्थान पर स्थापित कर दिया गया। तो सबसे पहले तमिलनाडु ने किया था। 76वें संशोधन अधिनियम 1994 ने तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम 1994 की 9वीं अनुसूची में न्यायिक समीक्षा के तहत 69% आरक्षण को 50% के स्थान पर स्थापित कर दिया। तो यहाँ पे तो क्या बोला गया था भाई, 50% आरक्षण ज्यादा नहीं होगा, लेकिन तमिलनाडु में कितना प्रतिशत आरक्षण हो गया, 69%। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आएंगे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस बोला गया इनको। तो इनके लिए उपरोक्त अपवाद डी में, ठीक है, उपरोक्त अपवाद डी में 103वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया। अब यहाँ पे देखेंगे द्वारा जोड़ा गया इस प्रावधान को लागू करने के लिए केंद्र सरकार 2019 में, ठीक है, भारत सरकार के असन्य पद, सिविल पोस्ट तथा अन्य सेवाओं के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण संबंधी आदेश दिया गया। इस आरक्षण का लाभ उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जो पहले से जारी अनुसूचित जाति जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था से अवतरित नहीं है। इस विषय में आवश्यक अर्हता का उल्लेख अनुच्छेद 15 में किया जा चुका है। पुनः निम्नलिखित शर्तों को पूरे उतरने वाले वैज्ञानिक एवं तकनीकी पदों पर उक्त आरक्षण मुक्त रखा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पुनः निम्नलिखित शर्तों पर पूरे उतरने वाले को वैज्ञानिक एवं तकनीकी पदों को उक्त आरक्षण के मुक्त रखा जाएगा। ठीक है, अब इसमें किसको किसको आरक्षण दिया जाएगा, ग्रुप ए निम्न ग्रेड, लोअर ग्रेड के ऊपर के ग्रेड के पद हो, वे मंत्रिमंडल सचिवालय के आदेश के अनुरूप वैज्ञानिक अथवा तकनीकी रूप से वर्गीकृत हो, जिसके अनुसार प्राकृतिक विज्ञान अथवा परिशुद्ध विज्ञान अथवा व्यवहारिक विज्ञान की आवश्यक योग्यता वाले वैज्ञानिक अथवा तकनीकी पदों पर निर्धारण किया जाता है तथा अभ्यर्थियों को उसी अनुरूप अपने ज्ञान का उपयोग अपने कर्तव्य निर्वहन में करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ शर्तें दे दिया गया, इसको देख लीजिएगा आप लोग। पद शोध कार्य के लिए हो, ठीक है, अथवा शोध कार्य के संगठन मार्गदर्शन तथा निर्देशन के लिए हो। तो इन सारे चीजों का मतलब शामिल किया गया। 10% आरक्षण दिया गया ईडब्ल्यूएस के लिए, 2009 में दिया गया, कितने 2019 में दिया गया, और कितने नंबर का संवैधानिक संशोधन हुआ था, तो ये भी जरा हमें बता दीजिए, कितना नंबर का था ये, 103 नंबर का, 102 नंबर का ओबीसी के लिए है। ठीक है, कितना नंबर का था, 103 नंबर का था। ठीक है, 102 नंबर संशोधन 2018 में आया था। ओबीसी को वैधानिक दर्जा दिया गया, 338 का, क्या जोड़ा गया संविधान में, बी जोड़ा गया। ठीक है, इनको जो दर्जा इनके जो दिया गया था इसमें तो नहीं लिखा है, इसके लिए 15 का 6, ठीक है, 16 का 6 को आधार बनाया गया था। ठीक है, ओबीसी के लिए किसको आधार बनेगा, 15 का 4, ठीक है, 16 का 4 को आधार बनाया गया था। इस शैक्षणिक के लिए था दोनों। चलिए अब यहाँ पे अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, लास्ट करवा दे रहा हूँ। अस्पृश्यता का अंत किसमें है, कौन से आर्टिकल्स में है, आर्टिकल 17। और ये निरपेक्ष आर्टिकल्स, यहाँ पे सीधे दंड की बात करते हैं, मतलब किसी भी आधार पर अस्पृश्यता को ये वो नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर अस्पृश्यता अगर किसी के साथ हुआ है तो हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिए। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी भी नियोक्ता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।
एकमात्र ऐसा मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार, इसमें दंड देने की बात की जाती है। 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, 1955 में मूलभूत संशोधन किया गया। 1955 का ठीक है अधिनियम था, जिसमें 1976 में अस्पृश्यता 1976 में इसे संशोधन किया गया था, ठीक है। और इसको नया नाम दिया गया, नागरिक अधिकारों सर की रक्षा अधिनियम किया गया। 1976 ये अधिनियम था ना, 1976 का। 1976 में संशोधन किया गया, 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, ठीक है। ये जो था आपका 1955 का था। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में था, इसमें संशोधन 1976 में किया गया और इसका नाम बदल दिया गया। नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 दिया गया। क्या नाम रखा गया? नागरिक नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 नाम दिया गया, तथा इसमें विस्तार करके दंडिक उपबंध और सख्त बनाए गए। अधिनियम में अस्पृश्यता के प्रत्येक प्रकार को समाप्त करते हुए 17 में व्यवस्था सुनिश्चित किया गया। ध्यान में रखें, अस्पृश्यता शब्द न तो संविधान में और न ही अधिनियम में परिभाषित किया, कहीं भी नहीं किया गया है। हालांकि मैसूर उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के मामले में व्यवस्था दी है। शाब्दिक एवं ठीक है, शाब्दिक एवं व्याकरणीय समझ से परे इसका प्रयोग ऐतिहासिक है। इसका संदर्भ है कि कुछ वर्गों के कुछ लोगों को उनके जन्म और कुछ जातियों के आधार पर सामाजिक निर्योग्यता है, अतः यह कुछ व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार और धर्म संबंधी सेवाओं के आधार पर इनका बहिष्कार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के तहत ये व्यवस्था दी है कि यह अधिकार निजी व्यक्ति को राज्य का संवैधानिक दायित्व होगा कि इस अधिकार के हनन रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रश्न बनेगा, ठीक है। आर्टिकल 17 में है, ठीक है। कब है? तो 1955 में यह अधिनियम था। क्या नाम था 1955 में इसका? 55 में नाम क्या था इसका? और अस्पृश्यता ठीक है, निवारण बिल्कुल। अधिनियम, हाँ, बिल्कुल है। इसको नाम 76 में बदल के क्या रख दिया गया संशोधन करने के बाद? सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट। अधिनियम। बिल्कुल, सिविल राइट प्रोटेक्शन है। अब हिंदी में बात करें, नागरिक अधिकारों के रक्षा अधिनियम 1955 कर दिया गया, ठीक है। ध्यान में, किसी भी रूप में, ठीक है, किसी भी रूप में अस्पृश्यता अगर होता है तो वो क्या होगा? दंडनीय, क्या होगा? अपराध होगा, जो कि विधि के अपराध अनुसार होगा। क्या होगा? दंडनीय अपराध होगा, ठीक है। इसमें कोई भी तरह का अपवाद वगैरह नहीं है। तो इस आधार पे होगा तो नहीं होगा, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। इसमें किसी के साथ अगर होता है, ठीक है, इसमें महिला पुरुष छोटा बड़ा बच्चा, ठीक है, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है। उसके बाद की बात करें, 19 आएगा, सॉरी 18 आएगा। 18। 18 में क्या है? तो 18 में क्या? उपाधियों का अंत है, ठीक है। इस संबंध में 4 प्रावधान ये निषेध करता है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। 2 तरह का उपाधि धारण कर सकते हैं, राज्य सेना या विद्या संबंधी को छोड़कर कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा। निषेध करता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी भी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति के सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए अमेरिका का सरकार, ठीक है, अमेरिकन सरकार अगर हमको लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित करना चाहती है, अगर उपाधि है, तो इसके लिए हमको किससे परमिशन लेना पड़ेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति साहब से परमिशन लेना पड़ेगा। राष्ट्रपति क्या कहते हैं? राज्य का अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी के रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति के सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। अगर मान लीजिए किसी विदेशी देश के कोई राष्ट्रपति पर आपको कोई गिफ्ट देना चाहता है तो भी आप नहीं ले सकते हैं विदाउट परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि औपनिवेशिक शासन के समय दिए गए वंशागुण पर, जब महाराजा होते थे, राज बहादुर, राय बहादुर, राज साहब, दीवान बहादुर आदि को अनुच्छेद 18 के तहत प्रतिबंधित किया गया, क्योंकि ये सब मतलब समानता का अधिकार का मतलब क्या है? विरुद्ध है। अब 1996 में बात करें, केस होता है, ठीक है। 1996 में उच्चतम न्यायालय के में जिन उपलब्धियों की संवैधानिक वैधता को उचित ठहराया था, उसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री है, ठीक है। न्यायालय के कहने के पुरस्कार उपाधि नहीं है तथा अनुच्छेद 18 में वर्णित प्रावधानों से इसमें उल्लंघन नहीं होता है। इस तरह से समानता के सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं। हालांकि यह भी, ठीक है, व्यवस्था की गई कि पुरस्कार पाने वाले के नाम के प्रति या उपसर्ग के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं होगा चाहिए, अन्यथा उन्हें पुरस्कारों को त्यागना होगा, ठीक है। अगर मान ली उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने मना से भाई साहब 1996 में ये पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न, ये क्या अवार्ड है, क्या है? ये इनाम है, ठीक है, उपाधि नहीं है। और ये भी उन्होंने बोला अगर कोई व्यक्ति अगर इसके नाम के आगे लगाता प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में, तो उनको ये मतलब क्या पड़ेगा? उनको ये उपाधि को मतलब क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा, ठीक है। मतलब नाम के आगे आप इसका प्रयोग आप नहीं कर सकते हो, ठीक है।
इन राष्ट्रीय पुरस्कारों की शुरुआत क्या 1954 में होती है। 1977 में जनता पार्टी की सरकार आती है, रोक लगा देती है। फिर 1980 में फिर इंदिरा जी की सरकार आती है, फिर इसे चालू करवा देती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब कल जो हम लोग पढ़ेंगे तो 6 प्रकार का अधिकार पढ़ेंगे, जो कि आपको निश्चित छह उन्नीस अनुच्छेद 19 में दिया गया है। ठीक है, और ये पहले 7 प्रकार का था, इसमें से एक अधिकार था 19 के एफ, इसको बोले संपत्ति का अधिकार। अब वो मोय मोय हो गया है, अब नहीं है। ठीक है, समझ गए ना। कहाँ है अब ये, तो 300 के क में है। किस भाग में है, भाग किस में, भाग भाग 15 12 12 में। स्माइल, 12:30 बज रहा है, गलत बताने पे घर से बाहर निकाल दी जाएगी। 12 में, किस में है, 12 भाग में है। तीन। ठीक है, किस भाग संपत्ति 3। में? नहीं, संपत्ति का भाग 12 में है, सही है। हाँ, 300 के क को भाग 12 में रखा गया है। ठीक है, कल क्या प्रकार आएगा, 6 प्रकार के अधिकार पर। का 6 प्रकार का अधिकार इमरजेंसी लगता है, किस आर्टिकल्स के द्वारा इसका मोय मोय हो जाता है। 358 358 में। ठीक है, 358 में ये समाप्त होता है, बाकी के लिए आता है 359। लेकिन 359 सर किसको नहीं समाप्त अगर करता, 20 और 21 को नहीं समाप्त कर पाता। हाँ, 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं है तो बिहार में कैसे मिल गया? स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ये भी बोला है ना, अगर राज्य सरकार अगर चाहे तो ठीक है, राज्य सरकार चाहे तो ठीक है, अगर उनको लगे से किसी भी क्षेत्र में ठीक है उस विशेष जाति का मतलब प्रतिनिधित्व नहीं, तो राज्य सरकार उसको मतलब उसके लिए आवंटित कर सकती है, इसी आधार पर राज्य सरकार कर देती है। ये भी एक सोचने वाला विषय है। ताकि 1994 से पहले जो जो किया था उससे तो बच गया, जैसे किसी ये क्या ना 69% आरक्षण ये तमिलनाडु दे रखा है, लेकिन उसके बाद किसी भी राज्य को वही कौन सी कमीशन बनी थी, रोहिणी बनी थी, क्या नाम था उसका कमीशन का, किसमें? रोहिणी ओबीसी के तो लिए कौन ओबीसी बना के था। लिए बना था हाँ, कौन 2017 बना था में। जो, अरे क्या नाम था उसका, इंदिरा साहनी का नाम कौन था जो इंदिरा साहनी केस। 1980 वाला है, कब है जो कि बोला था इंदिरा गांधी 1994 में। कौन आरक्षण के लेके कौन था जो बोला था 50% आरक्षण नहीं हो सकता है। वही इंदिरा साहनी। वही